एक लड़की होती है जिसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। अब उस लड़की का भरण पोषण केवल पिता ही कर रहा था, लेकिन माँ की ना होने की वजह से लड़की की देखभाल सही तरीके से ना हो पाती थी, जिसकी वजह से वो लड़की बिगड़ती चली जाती है। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसका पिता एक जगह उसका विवाह तय कर देता है। जब वो विदा होकर अपने मायके से अपने ससुराल जाती है, उसकी आदतों की वजह से उसका पति परेशान हो जाता है और एक दिन उसको तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद कुछ समय बीतता है, लड़की अपने मायके रहती है, लेकिन लड़का पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है। वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टरी करता रहता है। एक दिन उसके हॉस्पिटल में एक लेडीज पेशेंट आती है जिसकी डिलीवरी होने वाली होती है। जब उस लड़के को पता चलता है कि ये तो उसकी तलाकशुदा पत्नी है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके बाद जो होता है किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड की। वहां पे एक पति पत्नी रहा करते थे। उनकी केवल एक ही बेटी थी। अभी उनकी शादी को 4-5 साल ही बीते थे, जिससे उनको एक लड़की हुई। उस लड़की का नाम उन्होंने निशा रखा। निशा जो 5 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। उसका पिता अपनी बेटी का देख रेख अपनी जान से भी ज्यादा करने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि यही मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। उसके घर वाले और नात रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग उस पर फोर्स बनाते हैं और उसको समझाते हैं। कहते हैं, देखो जिंदगी बहुत लंबी है, इस तरीके से अकेले जिंदगी कैसे व्यतीत कर पाओगे, और तुम्हें एक शादी कर लेनी चाहिए। इस बच्ची को भी माँ मिल जाएगा और तुम्हें एक पत्नी मिल जाएगी, जिससे तुम्हारी घर गृहस्थी चलाने में तुमको बहुत ही आसानी होगी, वरना अकेले जिंदगी कब तक काट पाओगे। लड़की है, इसकी देखभाल तुम कैसे करोगे। लेकिन लड़की का जो पिता होता है, जिसका नाम दोस्तों मनोहर होता है, वो कहता है कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो फिर मेरी बच्ची को सौतेला व्यवहार मिलने लगेगा, मेरी बच्ची को कोई देखने वाला नहीं होगा, तो मैं अपनी बच्ची का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो मन में ठान लेता है, मैं पूरी जिंदगी वैसे ही रह जाऊंगा, लेकिन कभी भी शादी नहीं करूंगा, और जो मेरी बेटी है, मेरी पत्नी की आखिरी निशानी, इसी को मैं देखकर जीऊंगा और इसी का भरण पोषण सही तरीके से करूंगा। अब धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगती है। अब स्कूल उसका छूट जाता है और एक बड़े से कॉलेज में उसका नाम लिखवा देता है। जब भी बच्ची स्कूल से घर पे आती, कुछ भी अगर जिद कर देती तो उसका पिता जरूर पूरा कर देता था, क्योंकि वो सोचता था इकलौती बेटी है, इसके सपने मैं नहीं पूरा कर सकता तो फिर मैं क्या करूंगा, इसी के लिए तो मैं जी रहा हूँ। इसलिए वो उसे कोई भी रोक टोक नहीं करता, हर चीज की आजादी दे रखा था। लेकिन दोस्तों, निशा कॉलेज में पढ़ने तो जाया करते थे, मगर उसका तरीका जो था वो आम बच्चों से अलग था। वो स्कूल में पढ़ने नहीं बल्कि लेफ्ट राइट करने के लिए जाया करते थे। फ्रेंडों के साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, पार्टी वगैरह करना, देर समय से घर पर आना, यही उसका आदत बन गया था। पिता उसको समझाने के लिए सोचता तो है, लेकिन फिर सोचता है कि एक ही बेटी है, चलो कोई बात नहीं, कौन कहीं मेरे घर पे रहने वाली है। एक दिन विवाह इसका होगा, ये अपने घर चली जाएगी, फिर मेरे सर का बोझ वैसे ही हल्का हो जाएगा। जब इसका शादी विवाह हो जाएगा तो अपने आप ये आदत छोड़ देगी। इसलिए मनोहर अपनी बेटी को कुछ भी नहीं कह देता और उसको जो है पूरी आजादी दिया रहता है। इस तरीके से दोस्तों करते करते उसके कॉलेज की पढ़ाई भी समाप्त हो जाती है। जब उसके कॉलेज की पढ़ाई समाप्त हो जाती है तो वो लड़की घर पे रहने लगती है। आप गांव गिरोह वाले जब देखते हैं, बोलते हैं, यार तुम्हारी लड़की बड़ी हो गई है, अब तुम्हें इसकी शादी कर देनी चाहिए, कब तक तुम अपने घर पे रखोगे, कहीं उल्टा सीधा इसने कदम उठा लिया तो तुम क्या करोगे, कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब मनोहर को भी कहीं ना कहीं गांव वालों की बातें सही लगने लगती हैं और वो सोचता है कि मुझे शादी इस लड़की की कर ही देनी चाहिए, क्योंकि जमाना जो बहुत खराब चल रहा है, तो मुझे इससे बात करनी चाहिए। वो एक दिन घर पे बैठता है और निशा से बात करता है कि बेटी, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, और गांव गिरोह के लोग भी कह रहे हैं, और वैसे भी तुम बड़ी हो चुकी हो, अब तुम्हारी मुझे शादी कर देनी चाहिए। पहले तो जो है निशा मना करती है, बोलती है, नहीं पिताजी, मुझे अभी पढ़ना है, जब तक मैं पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक मैं शादी नहीं करने वाली। लेकिन जब उसका पिता उसको समझाता है तो निशा न चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर देती है। अब मनोहर लड़का ढूंढने लगता है, कई जगहों पे वो रिश्ता देखता है, लेकिन उसको कहीं पे समझ नहीं आता। तो एक जगह वो रिश्ता देखता है जहाँ पे लड़का डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। हालांकि उसके पिता उतने मजबूत तो नहीं थे, लेकिन उतना कमा लेते थे कि अपने बच्चे को वो पढ़ा सकें। इस तरीके से उसकी जिंदगी भी कट रही थी। तो ये जब उसके घर जाता है तो लड़का इसको पसंद आ जाता है,
तो लड़की के पिता से बात करता है और शादी के लिए दिन तय तमाम कर देता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और शादी का दिन करीब आ जाता है। चूंकि लड़की की माँ तो थी नहीं, तो गांव की औरतें ही आकर इसको तैयार करती हैं और शादी रीति रिवाज से हो जाती है। निशा विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। थोड़े दिनों तक तो वो सही रहती है, लेकिन उसके बाद उसकी वही आदतें रहने लगती हैं जैसा वो मायके में रहा करते थे। दोस्तों, जो उसका पति होता है, ये सब आदतें देख वो परेशान हो जाता है और वो सोचता है किस तरीके से मैं मना करूं ताकि ये मान जाए। निशा का जो पति था इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी बात नहीं समझती और बातों ही बातों में उलझना शुरू कर देती है। तो लड़के का नाम विशाल होता है। वो अपनी पत्नी को हर तरीके से समझाना चाहता है, मगर वो समझती नहीं है। वो बातों ही बातों में उलझती चली जाती है और बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो दोनों में थोड़ी लड़ाई वड़ाई हो जाती है। उसके बाद जो है फिर एक दिन अपने पिताजी को फोन करती है। फोन करने के बाद बोलती है, पिताजी मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली, मेरा पति मुझे मारता है। अब उसके पिता तुरंत अपने दामाद के पास फोन करते हैं, ये पूछने के लिए जरा मैं देखूं तो आखिर क्या मामला है, क्या मेरी बेटी की गलती थी या मेरे दामाद की गलती थी। लेकिन विशाल जो होता है गुस्से के मारे फोन नहीं रिसीव करता है। तब निशा का पिता हार कर अपने समधी के पास फोन करता है और समधी के पास फोन करके पूछता है। समधी के पास फोन करने के बाद हालचाल पहले पूछता है, उसके बाद पूछता है कि क्या मामला है, दामाद और बेटी में कुछ बन नहीं रही है, कुछ बात हुई है क्या। उसका पिता सारी बात बताने लगता है कि आपकी बेटी की आदतें ऐसी खराब हो चुकी हैं कि वो यहाँ पे भी आजादी की तरह रहना चाहती है। छोटे छोटे कपड़े पहनती है, घर से ज्यादा समय बाहर रहती है, घूम फिर के आधी रात तक आती है। इस तरीके से बताइए कैसे परिवार चलेगा। अब जब निशा के पिता ये सारी बात सुनते हैं तो वो भी थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ठीक है भाई साहब, मैं अपनी बेटी से बात करता हूँ और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद निशा के पिता फिर निशा के पास फोन लगाते हैं और बोलते हैं, बेटा देखो वो ससुराल है और ये मायका है, तुमको वहां उसी तरीके से रहना है जिस तरीके से वो लोग चाह रहे हैं। उनके घर का रीति रिवाज तौर तरीका सब अलग है और वो तुम्हारा ससुराल है। तुम वहां पे एक घर का सदस्य हो और उन्हीं के हिसाब से तुम्हें जिंदगी जीना है। जैसे वो कहते हैं उसी तरीके से रहो। तुम्हें वो आजादी नहीं मिल सकती जो मेरे वहां पे मिली थी। जब निशा के पिता कुछ ज्यादा बातें समझाते हैं तो निशा को कुछ बातें समझ में आती हैं। फिर बोलती है, ठीक है पिताजी, जैसा आप बोलते हैं मैं वैसा ही करने की कोशिश करूंगी। कुछ दिनों तक मामला शांत रहता है। इस दौरान विशाल जो था वो आगे की पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर चला जाता है। अब जब घर से बाहर चला जाता है तो इसको और भी ज्यादा आजादी मिल जाती है। इसे कोई और रोकने टोकने वाला नहीं था, तो ये फिर वही आदतें पकड़ना शुरू कर देती है। फिर उसी तरीके से पार्टी में घूमना, देर रात से घर आना। अब ये सारी बातें उसके घर वालों को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसके ससुर जो होते हैं वो सोचते हैं कि आज मैं अपनी बहू से बातें करूंगा और उसे समझाने का प्रयास करूंगा कि देखो बेटा, ये सब गलत तरीका है। तुम यहाँ की बहू हो, यहाँ की मान सम्मान हो। अगर कोई इस तरीके से तुम्हें देखेगा तो हम पर उंगलियां उठाएगा और तरह तरह की बातें करेंगे। तो ऐसा ना करो कि हमारे घर की इज्जत बदनाम हो जाए। जब निशा देर रात से घर पे आती है तो रात में उसका ससुर कुछ भी बात नहीं करता, लेकिन अगले दिन फिर बात करता है। कहता, बेटा देखो ऐसी गलती ना करो कि हम लोगों को मुंह छुपा के जीना पड़े और तुम्हारा पति घर से बाहर है, वो भी अगर सुनेगा तो क्या बातें कहेगा। लेकिन वो उन लोगों की बातों पे कोई ध्यान नहीं देती। जब उसके ससुर हार जाते हैं और समझाते समझाते थक जाते हैं, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तरीका वही रहता है। उसके ससुर अपने बेटे के पास फोन करके बता देते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी बीवी जो है वो मेरे हाथ की नहीं है और तुम अपना परिवार तुम ही संभालो, मुझसे यह सब देखा नहीं जाएगा। अगर यही रवैया रहा तो मुझे मजबूरन तुम लोगों को अलग करना पड़ेगा। विशाल कहता है, पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़े समय की बात है, मैं वापिस आ जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या मामला है। विशाल के पिता बेटे की बात सुनकर शांत हो जाते हैं। कहते, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। दोस्तों, कुछ समय बीतता है। विशाल फिर घर वापिस आता है। घर वापिस आने के बाद अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो ये तरीका अच्छा नहीं है। मेरे पिताजी ने मेरे पास फोन करके कहा कि तुम्हारी बीवी जो है मेरे हाथ तक की नहीं है, मेरे मान सम्मान को रौंदने की कोशिश कर रही है और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो इसे समझाओ या तो फिर अपने साथ में लेकर जाओ। विशाल अपनी पत्नी को तरह तरह की बातें समझाता है, लेकिन पत्नी को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आती। कुछ समय के लिए फिर वो शांत हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे तरीका उसका और भी अलग होने लगा। अब वो घंटों तक फोन पे किसी से बातें किया करती थी। हालांकि वो अपने फ्रेंडों से बातें किया करती थी, किसी और से नहीं, लेकिन ये सब वहां
उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, और जो कि किसी के परिवार को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी बहू किसी से भी घंटों तक बातें करे और अपने घर वालों पे ध्यान ना दे। जब उसके फोन का रोक टोक लगता है तो वो चिड़चिड़ी होनी शुरू हो जाती है, और चिड़चिड़ी होने की वजह से हर किसी से बहस करना शुरू कर देती है, किसी का मान सम्मान कुछ भी नहीं रखती, और अपने पति से बात बात पर झगड़ जाया करती है। एक दिन छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती है कि अपने सामान को जल्दी से पैक करती है। पैक करने के बाद फिर जो है अपने पिता के वहां चली आती है। अपने पिता के वहां जब आती है तो उसके पिता देखते हैं कि मेरी बेटी नाराज होकर मेरे घर पे आई है, तो वो कहते हैं बेटा इस तरीके से अपने ससुराल से नहीं आना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। मैं मानता हूं तुम्हारे पति से और तुम्हारे बीच में कुछ अनबन हुई है, उसे बैठकर भी समझा जा सकता है। इस तरीके से तुम घर को छोड़ कर आओगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग हम पर भी उंगलियां उठाएंगे। लेकिन निशा बोलती है पिताजी अगर इस तरीके से आपको करना है ना तो मैं कोई गलत कदम उठा लूंगी, मैं अपनी जान ही दे दूंगी, मैं दुनिया से चली जाऊंगी, पूरी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अब जब उसके पिता ये बात को सुनते हैं तो वो थोड़े शांत हो जाते हैं, कहते हैं कि अगली बेटी है, कहीं इसने उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो फिर मैं अकेला रह जाऊंगा, फिर मुझे देखने भालने वाला कौन होगा। एक यही तो आखिरी निशानी है जिसके सहारे मैं अभी तक जिंदा हूं। इसलिए वो कुछ भी बोलते नहीं, बोलते हैं ठीक है बेटा तुम घर पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक जी चाहे रहो। इस तरीके से दोस्तों उसकी अब और भी आजादी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसे कोई बोलने डांटने वाला था नहीं। अब वही तरीका फिर से अपनाना शुरू करती है और वो जाती है, देर रात तक घर पे आती है। इसके पिता इस बात को देखते तो रहते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। जब 10 से 15 दिन हो जाता है तो फिर वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी देखो अब 10 से 15 दिन हो गया है, तुम्हें अपने ससुराल चले जाना चाहिए, और इस तरीके से आना अच्छी बात नहीं है। वहां पे जाओ, मान सम्मान से रहो, मेरा भी नाम रोशन करो और अपनी जिंदगी भी बसर करो। लेकिन निशा कहती है पिताजी मुझे अब उस घर पे नहीं जाना है, अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो फिर समझ लीजिएगा कि मैंने जो कहा है वो मैं कर दिखाऊंगी, इसलिए मुझे उस घर से तलाक लेना है, मुझे अब वहां पे जाना नहीं है। पिता मजबूर हो जाता है, बोलता है ठीक है बेटी जैसा तुम ठीक समझो, अगर तुम्हें लगता है किसी में तुम्हारी आजादी है और इसी में तुम्हारी भलाई है तो फिर यही मैं कर देता हूं। अब निशा के पिता अपने दामाद के पास फोन करते हैं और सारी बात बताते हैं। इस तरीके से दोस्तों इन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद निशा और भी आजादी महसूस करती है और भी ज्यादा घूमना फिरना टहलना, दोस्तों से बातें करना, गपशप करना, पार्टियों में जाना, ये सारे आदतें उसकी फिर से आ जाती हैं। इस चीज को देखते देखते कुछ समय बीत जाता है, लगभग 4 से 6 महीने बीत जाते हैं। जब 4 से 6 महीने बीत जाता है तो अब धीरे धीरे निशा का पेट फूलने लगता है। उसको महसूस होने लगता है कि मेरे पेट में बच्चा है, तो फिर सोचती है कि आखिर क्या किया जाए। उसके दोस्त भी अब उसका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इसके साथ घूमूंगा तो पता चले कोई बात बने बिगड़े तो हम ही लोग फंस जाएंगे। वो लोग साथ छोड़ देते हैं। अब निशा के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता, तो अंततः निशा अपने घर पे रहना शुरू कर देती है, अपने मायके में, अपने पिता के पास। पिता ही केवल एक सहारा थे जो उसकी देखभाल किया करते थे। धीरे धीरे करके समय बीतता है और 9 महीने का समय पूरा हो जाता है। डिलीवरी का वक्त हो जाता है। डिलीवरी के वक्त जो उसको दर्द होना चाहिए उससे ज्यादा दर्द होता है, तो पिता आनन फानन में लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। हॉस्पिटल पे जब पहुंचता है वहां पे इसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब वहां की जो डॉक्टर थी वो बोलती हैं कि देखिए इसका बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पिता बोलता है जो भी करिए लेकिन जो है जल्दी करिए। अब जांच वगैरह कराई जाती है। जांच कराने के बाद पता चलता है कि इसको ब्लड की कमी है। डॉक्टरनी बोलती है निशा के पिता से देखिए आप कहीं ना कहीं से ब्लड का इंतजाम करिए, क्योंकि इसके अंदर ब्लड की कमी है, अगर हमने ऑपरेशन किया तो इसकी जान भी जा सकती है। अब पिता मजबूर था, वो कहता था कि मैं कहां से लेकर आऊं। तभी जो है दोस्तों बहुत तेज से बारिश भी शुरू हो जाती है और वो कहीं पे जा नहीं पाता। तो निशा का पिता डॉक्टरनी से बोलता है कि देखिए आपको जो पैसे लेना हो ले लीजिए, ब्लड की व्यवस्था कहीं ना कहीं से करिए। वो डॉक्टरनी कई जगहों पे फोन लगाती है लेकिन सबके पास यही जवाब होता है कि मेरे पास ब्लड नहीं है। जब ये बात वहां के एक मेंस डॉक्टर के पास जाती है तो मेंस डॉक्टर सोचते हैं कि चाहे कोई भी हो, क्या करना है, वो देखने आते हैं कि आखिर कौन लेडी है। वो देखते हैं तो पहचान जाते हैं, लेकिन ये जो है कुछ नहीं कहते कि ये मेरी पत्नी है। दोस्तों वो जो डॉक्टर होते हैं वो विशाल ही होते हैं और इसी के पति होते हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं। कहते हैं कि पेशेंट है, मेरे पास आई है तो मुझे पुरानी बातें भूलकर पहले इसका जो है इलाज करना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं लोग, कि डॉक्टर पहले अपने कर्तव्य को आगे रखता है, उसके बाद ही कोई फैसला लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों वो डॉक्टर विशाल बोलता है
कि एक काम करो, आप मेरा ब्लड ले लो, लेकिन इसको बचाना जरूरी है। अब दोस्तों वो डॉक्टरनी ऐसा ही करती है, विशाल का जो है ब्लड लेकर। उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन होने के बाद माँ और बेटा दोनों सुरक्षित रहते हैं। कुछ समय के बाद फिर जो है निशा को जब होश आता है तो निशा उस डॉक्टर को धन्यवाद बोलती है आपने हमें नई जिंदगी दी है, आपने हम पर बहुत उपकार किया है। तो वो डॉक्टरनी बोलती है कि धन्यवाद देना है तो तुम मुझे धन्यवाद मत दो, बल्कि उस डॉक्टर को दो जिसने तुम्हें ब्लड दिया। अगर वो ब्लड नहीं देते तो फिर जो है तुम्हारी जान बचनी मुश्किल थी। अब निशा बोलती है कि वो डॉक्टर कौन है, उनको मेरे पास भेजिए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो डॉक्टरनी जाकर विशाल को बुला लाती है। विशाल निशा के आंखों के सामने था। जब विशाल को देखती है तो इनकी निशा की आंखों से आंसू नहीं थमने का नाम लेते हैं। वो अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहे थे और वो कहती है मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ। तो विशाल बोलता है क्यों, तुमने ही तो बोला था ना हम लोग गरीब हैं, मांगते हैं, हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो हमारा तुम्हारा मेल कैसे हो सकता है। इस बात को सुनकर निशा अपनी नजरें झुकाकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है। कहती है कि देखो मुझसे जो गलतियां हुई हैं उसे तुम माफ कर दो, लेकिन कम से कम अपने बेटे की खातिर तो मुझे अपना लो। विशाल फिर अपने बेटे की तरफ नजर करता है, क्योंकि उसे पता था उसी समय कि मेरी बीबी माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है। अगर मैं मना कर देता हूँ फिर इसकी कहीं और पे शादी होगी, फिर मेरे बच्चे की देखभाल नहीं हो पाएगी। इसलिए वो हाँ तो बोल देता है, लेकिन एक शर्त लगा देता है। कहता है कि जब तक तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी से बात नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने पिता को नहीं समझाने वाला। अब ये बात सुनकर निशा मुस्कुरा देती है और कहती है वो मैं कह दूंगी, मेरे पिता मान जाएंगे और जाके जरूर कहेंगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद निशा डिस्चार्ज होकर अपने मायके चली आती है और अपने पिताजी से सारी बात बताती है। तो उसके पिता बहुत खुश होते हैं और जाके विशाल के पिता से बातें करते हैं। पहले उनके घर वाले तो मना करते हैं, लेकिन तब तक विशाल आ जाता है और कहता है कि पिताजी मैंने उससे सारी बातें बता दी हैं, सब कुछ समझा दिया है, उसने सब कुछ वादा किया है कि अब आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही रहेगी। इस बात पर उसके घर वाले भी मान जाते हैं और फिर से इन दोनों की शादी करवाकर फिर से ये पति पत्नी की जिंदगी व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों बस आज की कहानी में यही थी कि एक तलाकशुदा पत्नी अपनी आदतों की वजह से अपने पति का घर छोड़ देती है और उसी से तलाक हो जाता है। उसके बाद जब उसको एहसास होता है कि दोस्ती की जिंदगी अलग है और पारिवारिक जिंदगी अलग है, उसको जब ये चीज समझ में आ जाती है फिर से वो अपनी घर गृहस्थी बसा लेती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही था। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।